नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे सितारगंज से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी करेंगे शक्ति फार्म का दौरा। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी भी मौजूद रहेंगे। और करीब इस दौरान सीएम 26 करोड़ की लागत से बनी सिरसा शक्ति फार्म रोड का लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सितारगंज में सीएम धामी आज शक्ति फार्म का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर खास तैयारी की गई है। जिस दौरान आपको बताया कि पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद रहेंगे। और इस दौरान करीब 26 करोड़ की लागत से जो बनकर तैयार हुई है सिरसा शक्ति फार्म रोड का लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं कई अन्य विकास कार्यों की भी घोषणा की जाएगी। तो सीएम धामी का ये शक्ति फार्म का ये दौरा होने वाला है आज। ये खास दौरा माना जा रहा है, जहां लोकार्पण कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है, जिसके लिए खास तैयारी पहले से ही की जा चुकी है। और आज शक्ति फार्म का ये दौरा होने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। करीब 26 करोड़ की लागत से बना है ये सिरसा शक्ति फार्म, जहां जिस दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी इस लोकार्पण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद नजर आएंगे। साथ ही उनके कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आप पार्टी के नेताओं के उत्तराखंड दौरे लगाने अब शुरू हो गए हैं। जहां एक ओर आप सांसद भगवंत मान का उधम सिंह नगर दौरा तय हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो 2 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने बताया कि आपके कई अन्य बड़े नेता भी उत्तराखंड दौरे पर पार्टी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए दौरा करेंगे। साथ ही राजेंद्र पाल 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें 15 नवंबर सोमवार को हरिद्वार पहुंचकर ज्वालापुर विधानसभा में देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद उनकी एक जनसभा उसी दिन ऋषिकेश विधानसभा में भी होगी। और उसके बाद अगले दिन 16 नवंबर को राजेंद्र पाल गौतम हरिद्वार में एक जनसभा और सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और उसके बाद विधानसभा मंगलौर में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। रुक करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। अब जहां बीजेपी ने हरीश रावत को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह रचा है, जहां पार्टी के नेता हरीश रावत पर जुबानी हमले करते नजर आएंगे और एक के बाद एक जुबानी हमले पूर्व सीएम हरीश रावत पर किए जाएंगे। ये बड़ा चक्रव्यूह आगामी चुनाव को देखते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रचा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी के नेता अब हरीश रावत पर जुबानी हमले करते नजर आएंगे। जहां बताते चले कि हरक सिंह रावत की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत को बयान या उन पर जुबानी हमला करने की नसीहत नहीं दी गई है। कहा गया है कि इससे उनको तवज्जो मिलेगी, इस तरह के जुबानी हमले उन पर ना किए जाएं। बावजूद उसके बीजेपी की तरफ से ये बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है, जहां पार्टी के नेता हरीश रावत पर जुबानी हमले कर रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए ये बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जिसके निशाने पर सीधा पूर्व सीएम हरीश रावत हैं। जहां बीजेपी ने ये बड़ा चक्रव्यूह रचते हुए ये तय किया है कि पार्टी के नेता पूर्व सीएम हरीश रावत पर जुबानी हमले करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अभय कैंत्रो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबे, अब क्या देखने को मिलेगा? ये जो बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत को घेरने का प्रयास हो रहा है, क्या कुछ इस दौरान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इस दौरान ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आपके राज्य के नेता हों या केंद्र के नेता हों,
जब भी उनका उत्तराखंड दौरा रहेगा उनके सीधे निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहेंगे। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून दौरा हुआ था तो उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर पूरी तरह से टारगेट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके शासनकाल को यहाँ पर किया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से विपक्ष में एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पूर्व सीएम हरीश रावत उभर कर सामने आ रहे हैं और उनकी जो कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से सरकार को घेरने का काम हो रहा है, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि बीजेपी अब अटैकिंग मुद्रा में यहाँ पर आ चुकी है, आक्रामक मुद्रा में आ चुकी है और उनका सीधा निशाना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत होंगे। क्योंकि हरीश रावत के अलावा विपक्ष के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव को लेकर टारगेट किया जा सकता है। यही वजह है कि अब बीजेपी ने हरीश रावत को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना करी है। उस चक्रव्यूह में कहा जा सकता है कि उनकी जो जहाँ पर उनका जो गढ़ कहा जाता है, कुमाऊं कुछ क्षेत्र को जहाँ पर उनका गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में तो सेंधमारी बीजेपी कर ही रही है। उसके अलावा उनके जो आरोप या उनके जो बयान है उन बयानों पर भी बीजेपी तीखे हमले करेगी, अपने जुबानी हमलों से उनको घेरने का काम करेगी ताकि जनता को एक मैसेज जा सके कि बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो चुनाव प्रबंधन है वो कांग्रेस से बेहतर है और बीजेपी अपने शासनकाल में बेहतर विकास के काम कर सकती है। जी, लेकिन इस दौरान अभय अंतर नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ये कह रही है, ये चक्रव्यूह रच रही है कि जुबानी हमला बोला जाएगा, तो वहीं हरक सिंह रावत की तरफ से नसीहत दी जा रही है कि उनको ज्यादा तवज्जो ना दी जाए उन पर इस तरह के जुबानी हमले करके। देखिए, हरक सिंह रावत इस समय कह सकते हैं कि अपने अनुभव के आधार पर उन सब चीजों का यहाँ पर अपना अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं और उसी अनुभव के आधार पर बीजेपी के तमाम नेताओं को नसीहत भी यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा के चुनाव में सत्तासीन कांग्रेस ने विपक्षी दल बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो आप कह सकते हैं कि इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ यहाँ पर आक्रामक रुख अपनाया था, उनके लेकर अपने लगातार बयानबाजी की थी, तो उससे ये कह सकते हैं कि एक बड़े चेहरे के रूप में पीएम मोदी उस समय उभर कर सामने आ पाए थे। और वही गलती इस समय बीजेपी यहाँ पर कर रही है क्योंकि 22 का विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होना है। ऐसे में जब विपक्ष के पास नेतृत्व की कमी है और ये कह सकते हैं कि हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा चेहरा यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में हरीश रावत को और मजबूत बनाने का काम वो कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा बयानबाजी यहाँ पर होती रहेगी, हरीश रावत उतने ज्यादा और मजबूत होते रहेंगे। क्योंकि हरीश रावत की जो अभी तक की जो रणनीति रही है वो यही रही है कि जो सत्तासीन सरकार है उनकी जो नाकामियां है उसको उजागर करने का वो काम करता है। और खासतौर पर जो सत्ता के जो मुखिया होते हैं उनको लेकर लगातार बयानबाजी करते हैं। और जिस प्रकार से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है तो उससे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, उनको इन सब चीजों का पता है क्योंकि उनके साथ वो रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने काम उनके साथ तो मंत्रिमंडल में काम किया, तो उनको उन सब चीजों की बारीक जानकारियां पता है। इसीलिए वो बीजेपी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि हरीश रावत को टारगेट करने के बजाय जो विकास की जो योजनाएं, जो उपलब्धियां सरकार की रही है, उनको टारगेट किया जाए। जी, तो बीजेपी एक तरीके से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम कर रही है इस चक्रव्यूह के माध्यम से। फिलहाल किस तरह का पलटवार सामने आ रहा है पूर्व सीएम की तरफ से? जब अभी तक पूर्व सीएम की तरफ से कहा जाए तो पूर्व सीएम ने साफ तौर पर इन सब चीजों को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो जब तक यहाँ पर है और जब तक चुनाव की बेला है तो इनके जो कार्यक्रम होंगे उन सभी कार्यक्रमों में लगातार अपने हमले सरकार पर करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरा अगर जो आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो बीजेपी सरकार को अपने 4.5 साल के कामकाज का जो लेखा जोखा है वो जनता के सामने रखना चाहिए। और बीजेपी के पास उपलब्धियों में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाए तो जो मुख्यमंत्रियों के बदलने का जो कारनामा रहा है वो सबके सामने है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि उनके जो आरोप है वो बीजेपी ने सही साबित किया। उन्होंने कहा जब विकास के काम नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की मजबूरी हो गई थी। और यही वजह है कि हरीश रावत लगातार सत्तासीन पार्टी बीजेपी पर आक्रामक रूप यहाँ पर अपनाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चुनावों से पहले और गहराती यहाँ पर नजर आ रही है और जिसमें सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि सामना बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेज हरीश रावत होता हुआ नजर आ रहा है। जी, हरीश रावत के तमाम आरोपों और तमाम बयानों के बावजूद बीजेपी जो है उनके खिलाफ चक्रव्यूह रच रही है। इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पर इन सब चीजों को लेकर जनता यहाँ पर उत्साहित ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी डिफेंसिव मुद्रा में नजर आ रही है। जनता ने साफ तौर पर इन सब चीजों को लेकर एक अपना मन यहाँ पर बनाया। उनका कहना है कि जितने वायदे राजनीतिक दलों के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे उन सभी वायदों को तोड़ने का काम यहाँ पर करेंगे और अपने ये कह सकते हैं कि अपने निर्णय के रूप में जब वक्त वोट डालने का आएगा तो वोट यहाँ पर करेंगे। लेकिन फिलहाल जनता इन सभी सियासी दलों के जो वायदे हैं, जो बातचीत है, उनको अपने
तोड़ने का काम करेगी। अगर उनको सही लगता है तो फिर उन सब चीजों को समझने में वो यहाँ पर समय लेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो इस समय जो चुनाव का जो सियासी रण देखने को मिल रहा है उसमें हरीश रावत ये कह सकते हैं कि इन सब दलों से ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी अपने चक्रव्यूह में असफल होती है तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है। जी बीजेपी कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती नजर आ रही है। अभय, जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी ये कह सकती है कि इस समय केंद्र सरकार के सहारे पर चलने का काम यहाँ पर कर रही है। और जिस प्रकार से बीजेपी की अभी तक की जो रणनीति रही है उसमें साफ तौर पर इन सब चीजों का यहाँ पर आभास तो यहाँ पर हो चुका है कि बीजेपी सरकार को केंद्र के अपने नेतृत्व पर भरोसा है। राज्य सरकार की उपलब्धियां कम, केंद्र सरकार की उपलब्धियां सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी के द्वारा यहाँ पर जनता के सामने रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि केंद्र की जो उपलब्धियां हैं, केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व, उसी के सहारे बीजेपी 2022 का चुनाव यहाँ पर लड़ना चाहती है। जी कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरह से हरीश रावत को चुनाव प्रभारी के पद से हटाया गया है उसको लेकर बीजेपी अंडर एस्टिमेट कर रही है हरीश रावत को। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आ पा रहे हैं उसमें बीजेपी को आभास है कि अगर हरीश रावत को रोका ना गया तो फिर आने वाले दिनों में हरीश रावत और एक और बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए यहाँ पर बन सकते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी उन सब चीजों से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर यहाँ पर काम कर रही है। बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का काम तो बीजेपी लगातार कर ही रही है। लेकिन जो आक्रामक रुख अब तक बीजेपी यहाँ पर नहीं दिखा रही थी, अब उस आक्रामक रुख को वो भी अपनाने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है जो सियासी दलों के जो नेता हैं उनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो सिलसिला है वो और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब सीधे तौर पर आंकड़ों को लेकर सभी सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनमें कौन बेहतर है और कौन फिसड्डी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम अहम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे लालकुआं से अगली खबर का, जहां बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपने को बीजेपी के मजबूत और निष्ठावान कार्यकर्ता बताते हुए कहा है कि यदि पार्टी उन्हें एक मौका देगी तो वे लालकुआं के विकास को और तेज करेंगे। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा है कि युवा सीएम धामी ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। बीजेपी नेता ने सीएम धामी को युवाओं की चिंता समझने वाला सीएम बताते हुए कहा कि सरकार ने राज्य में 24,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हैं। रुक करेंगे देहरादून से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां 15 नवंबर को देहरादून में विशाल रैली होगी, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये विशाल रैली की जाएगी। तो बड़ी अपडेट, 15 नवंबर को देहरादून में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार मांग की जा रही है। और इसी के चलते ये विशाल रैली, जहां कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ये रैली करेंगे। और इस दौरान मंत्री, विधायक, सांसद भी अपनी पेंशन छोड़े, ये मांग की जा रही है कर्मचारी संघ की तरफ से। और इसी के लिए ये विशाल रैली का आयोजन, जहां 15 नवंबर यानी कि कल देहरादून में ये विशाल रैली देखने को मिलेगी, जहां कर्मचारियों की तरफ से, कर्मियों की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। और इसी मांग के चलते अब ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। और इस दौरान कर्मचारी संघ की तरफ से एक और मांग सामने आई है, जहां कहा गया है कि मंत्री, विधायक, सांसद भी अपनी पेंशन छोड़े। तो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर ये कल विशाल रैली 15 नवंबर को देखने को मिलेगी, जहां संघ की तरफ से, कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और अपनी बात पर अडिग रहते हुए ये विशाल रैली का आयोजन कर्मचारी संघ की तरफ से कल देखने को मिलेगा देहरादून में,
तो वहीं कर्मचारी संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और इसी के साथ एक और बड़ी मांग अब कर्मचारी संघ की सामने आई है, जहां कहा है कि मंत्री, विधायक, सांसद भी अपनी पेंशन छोड़े। तो वहीं खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? कल ये विशाल रैली वहां पर देखने को मिलेगी, जहां कर्मचारी संघ की तरफ से बड़ी मांगे की जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जी बिल्कुल, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर तेज हो रहा है और अब कर्मचारियों की एक विशाल रैली इसी मांग को पूरा करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए कल यानी 15 नवंबर को राजधानी देहरादून में होगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए जहां कर्मचारी संगठन लगातार देहरादून में जुटने का काम कर रहे हैं, वहीं इस आंदोलन को जो राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके मीडिया सलाहकार देहरादून में पहुंच चुके हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर सरकार पर हमला किया गया है कि अगर राज्य सरकार अपना स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजती तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। कर्मचारियों ने कहा है कि जो 2005 से जो पुरानी पेंशन जो बंद की गई है उस को सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो राजनीति जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी पेंशन छोड़ने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजनेता कर्मचारियों के हित का काम नहीं कर सकते तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने लाभ तो पूरे ले रहे हैं लेकिन जब कर्मचारियों की मांगों की बात आती है तो फिर उनकी तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ा आंदोलन एक रूप यहाँ पर धारण अख्तियार करता चला जा रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। और कल देहरादून में ये कह सकते हैं कि सभी कर्मचारी जो संगठन है उनके तमाम हजारों जो कर्मचारी जो लोग हैं वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे। जी और सरकार की तरफ से इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा कि नहीं? अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर अवेयरनेस होने की बात जरूर कर रही है कि लगातार जो कर्मचारियों की जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर सरकारों से बातचीत हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अभी प्रतिकूल जवाब यहाँ पर देखने को नहीं मिला है या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाने की योजना, कार्य योजना यहाँ पर नहीं बन पाई है, जिससे कहा जा सकता है कि सरकार कर्मचारियों के हित को लेकर जो पुरानी पेंशन की जो मांग है उस पर कोई काम करती हुई नजर आ रही है। जी अभी देखना होगा कि सरकार अपना रवैया बदलती है कि नहीं इन मांगों को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।